ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि क्यों ना आप इस स्टोरी को विकास के प्रोस्पेक्टिव से ही सुने। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विकास है। मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूं। फिलहाल आज मैं प्राइवेट जॉब करता हूं। आज मेरे काफी सारे दोस्त हैं और सभी घूमने फिरने जाते रहते हैं। वे लोग मुझे भी अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन मेरा अब मन नहीं करता। एक समय था जब मुझे बाइक राइडिंग का बड़ा शौक चढ़ा था। मुझे क्या, मेरे उम्र के हर लड़के को ये शौक चढ़ता है। अपनी बाइक हो, अपना फोन हो, अपने कुछ यार दोस्त हों जिनके साथ हम घूमे फिरे, मौज मस्ती करें और कुछ यादें बनाएं। मेरे भी ऐसे कई दोस्त थे जिन्होंने मेरी जिंदगी को हसीन बनाया था। उन्हीं में से कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं पहली बार एडवेंचर पर जा रहा था। फेसबुक के पब्लिक ग्रुप में मुझे 2 दोस्त मिले और हमने अपना एक अलग ग्रुप बनाया। ये 3 दोस्तों का एक ग्रुप था, मैं, जतिन और देव। हम लोग फेसबुक पर एक पब्लिक ग्रुप पर मिले थे और मैंने सोचा नहीं था कि हम इतने पक्के दोस्त बन जाएंगे। हम लोग एक दूसरे से काफी टाइम से ऑनलाइन कनेक्ट थे। मैं रुद्रप्रयाग में रहता था, देव हरिद्वार और जतिन दिल्ली में रहता था। जब हम तीनों की वाइब मैच हुई तो हम तीनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला कर लिया था और तब से हमारी दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। हम लोग कभी कभी गेट टुगेदर करते थे, इधर उधर घूमने भी चले जाते थे। उस समय जवानी का जोश था, इसीलिए एडवेंचर वाली चीज अच्छी लगती थी। जोशीले दोस्तों का साथ मिल जाए तो बात और बढ़ जाती है। ये बात तब की है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। 12th के बाद नई नई बाइक मिली थी तो बाइक का क्रेज ज्यादा था। मुझे बाइक चलाने में इतना मजा आता था कि घर के बाहर के ज्यादातर काम मैं ही करता था। चाहे वो हरा धनिया ही लाना हो, छोटी छोटी चीजों को लाने के लिए भी मैं बाइक निकाल लेता था, जिस पर कभी कभी मुझे डांट भी पड़ती थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे बाइक का कितना शौक था। तो एक बार हम तीनों पक्के दोस्तों ने ये प्लान बनाया था कि जिस तरह से लोग बाइक राइडिंग करते हैं और साथ ही कैंपिंग करते हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। हमने दूसरे लोगों को देखकर ही राइडिंग और कैंपिंग का सोचा था, लेकिन वो मेरा पहला और आखिरी अनुभव था। उसके बाद मैंने बाइक राइडिंग का शौक छोड़ दिया। आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो मैंने बाइक चलाना ही छोड़ दिया? वो मैं आपको अपने साथ हुई घटना बताता हूँ। मैं और देव उत्तराखंड में रहते थे, जतिन दिल्ली में रहता था। एक बार हमने लेह लद्दाख जाने का प्लान बनाया, वो भी बाइक से। साथ ही कैंपिंग करने की भी सोची। लेह जाने का सारा प्लान जतिन ने तैयार किया था, क्योंकि वो पहले भी कुछ राइडर्स के साथ वहां जा चुका था। मुझे अच्छे से याद है, वो अक्टूबर महीने के दिन चल रहे थे। जतिन ने प्लान को मद्देनजर रखते हुए मुझे और देव को दिल्ली बुला लिया। वहीं से आगे का सफर करना था। उस समय मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, इसीलिए घर से इतनी दूर जाने की परमिशन बहुत मुश्किल से मिली। लेकिन जैसे तैसे घर वालों को मनाकर हम बाइक राइड के लिए गए। मैंने वे सभी जरूरी सामान रख लिए थे जो कि राइडिंग और कैंपिंग के लिए जरूरी होता है। वाटरप्रूफ कैंपिंग टेंट, बैग, पावर बैंक, कुछ खाने पीने का सामना और भी बहुत कुछ। राइडिंग पर निकलने से पहले मेरी दादी ने मेरे दाएं हाथ पर अभिमंत्रित कलावा बांधा था, जो कि बहुत मोटा था। मैंने काफी मना किया कि पुराने जमाने की हरकतें मत करो, लेकिन वो तो दादी थी, मेरी कहां सुनने वाली थी। और तो और मुझसे कसम भी खिलवाई कि इस कलावे को हाथ से न उतारूं, क्योंकि मैं अक्सर यही करता था। जैसे घर में मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बाहर गया तो तिलक साफ कर लिया। कलावा बांधा तो 1-2 दिन में उतार दिया, लेकिन इस बार दादी ने मुझसे जिद कर ली थी कि अगर वो ये वादा करे कि ये कलावा नहीं उतरेगा तो वो उसके पापा से घूमने जाने की परमिशन दिला देगी। इसीलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। अब वो दिन भी आ गया था जब हमें दिल्ली के लिए निकलना था। देव मुझसे बस स्टैंड पर मिला। वहां से हम दोनों साथ दिल्ली के लिए निकल पड़े। जतिन के पास हमें 2 दिन रुकना था।
इसी बहाने हम लोग दिल्ली भी घूमे। दिल्ली में हम जतिन के घर ही रुके थे। मैं पहली बार घर से काफी दिनों के लिए बाहर जा रहा था, जिस कारण मैं बहुत उत्सुक था और साथ ही मुझे थोड़ा डर भी था। 2 दिन हमने जतिन के घर पर ही मौज मस्ती की। उसके बाद हम लोग दिल्ली से निकल गए। पहले तो मुझे लगा था कि बाइक राइडिंग बहुत मजेदार होगी, लेकिन केवल 1 दिन के सफर के बाद ही मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया, या यूं कि मैं बोर हो गया। अक्टूबर माह के आखिरी दिन चल रहे थे, इसलिए ठंड भी अच्छी खासी थी। हम लोग सुबह तड़के ही दिल्ली से चल दिए थे। फिर दिल्ली से करनाल होते हुए अंबाला पहुंचे। अंबाला पहुंचने में हमें लगभग 3 से 4 घंटे लग गए। हम लोगों ने अंबाला में ही एक ढाबे पर खाना वगैरह खाया और फिर चल पड़े। 2-3 घंटे के अंतराल पर हम थोड़ा रुक जाते थे, फिर चलते थे। क्योंकि ये मेरी और देव की पहली राइड थी, इसीलिए थकान का एहसास हमें ही हो रहा था, जबकि जतिन पहले भी लह जा चुका था। हम लोग रात 11 बजे के करीब मनाली में प्रवेश कर चुके थे। उस रात हम वहीं कैंप लगाने वाले थे, लेकिन वहां का मौसम थोड़ा खराब था और हमें वहां पहुंचने में वक्त भी काफी लग गया था। जतिन ने कहा, यार बादल हो रहे हैं, ऐसे में कैंपिंग सही नहीं रहेगी। देव ने कहा, लेकिन हमारे पास तो वाटरप्रूफ टेंट है, तो टेंशन किस बात की है? जतिन बोला, वो तो ठीक है, लेकिन टेंट के अंदर कुकिंग में दिक्कत हो जाएगी। मेरे ख्याल से रात हमें होटल में ही रुक जाना चाहिए। अभी तक खाना भी नहीं खाया है। होटल में ही कुछ खा लेंगे और आराम से सो भी जाएंगे। क्योंकि जतिन पुराना राइडर था, इसीलिए मैंने और देव ने उसकी बात मान ली और वो रात मनाली के एक होटल में ही बिताने की सोची। हमने 2-3 होटल पूछे ही थे कि पता चला रेट ज्यादा है और हमें अपने बजट से चलना था। रात होने की वजह से कोई रूम के रेट कम करने को तैयार भी नहीं था, इसीलिए हम आगे बढ़ते चले गए। काफी आगे जाने पर हमें एक जर्जर सा होटल मिला और वहां रूम सस्ते दामों पर भी मिल गया। उस होटल के बाहर हमें एक आदमी मिला था, जिसकी वेशभूषा किसी साधु की तरह थी। उसने हमसे कुछ पैसे मांगे, हमने निकाल कर दे दिए। उसके बाद उसने देव का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे देव एकदम सहम गया। हमने देव का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उस व्यक्ति में जाने कौन सी ताकत थी कि वो देव को घूर रहा था और उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। जतिन ने अपनी पूरी ताकत से उस आदमी का हाथ छुड़ाया। वह साधु बहुत ही गंभीर होकर बोला, आगे मत बढ़, वापस लौट जा, तेरी भलाई इसी में है। वह साधु पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा था, लेकिन तभी होटल रिसेप्शनिस्ट बाहर निकल कर आया और उसने उस साधु को वहां से भगा दिया। हमने भी इस बात को आई गई कर दिया कि इन लोगों का तो काम ही है लोगों को डराना, धमकाना, लोगों की मनों में वहम को पैदा करना। इसलिए हमने उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वह भविष्य के बारे में सोच सकता है। खैर, हमने वह रात मनाली के ही एक होटल में काटी, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हमें इतनी रात को खाना मिलता, क्योंकि रूम में पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 12 बज चुके थे। हमने नीचे जाकर खाने को पूछा तो पता चला कि खाने की सर्विस रात 10 बजे तक ही है। फिर हम लोगों ने होटल वालों से ही पूछा, क्या हम रूम में मैगी और चाय बना सकते हैं? पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं, कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो। फिर हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हमारे गैस बहुत छोटे हैं और कुछ नहीं होगा। फिर वे मान गए और उन्होंने रूम के बाहर बालकनी में मैगी बनाने की इजाजत दे दी। हम बहुत थके हुए थे, इसलिए नींद भी काफी अच्छी आई थी। अगली सुबह होते ही हम लोग आगे के सफर के लिए निकल पड़े और मनाली से निकलकर थोड़ी ही दूर हमने नाश्ता किया। हमारे प्लान के मुताबिक हमें आज रोहतांग पहुंचकर पूरा दिन वही कैंपिंग करनी थी और अगले दिन आगे के सफर के लिए निकलना था। रोहतांगला एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत सारे बाइक राइडर और सैलानी वहां जाकर कैंपिंग करते हैं। मेरा भी एक सपना था वहां जाकर कैंपिंग करने का, और वहां के बारे में हमने कुछ भूतिया घटनाएं सुन रखी थी, लेकिन जब वहां पहुंचे तो हमें ऐसा कोई भी भूतिया एहसास नहीं हुआ। हमने एक रात भी वहां काट ली। हमें वहां बहुत ही मजा आया। ऐसा लग रहा था, यार यही तो है असली जिंदगी। वहां खूबसूरती के नजारे देखते देखते मैं तो अगले साल
फिर यहाँ आने और कैंपिंग के सपने देखने लगा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मुझे कैंपिंग राइडिंग से इतनी नफरत हो जाएगी। फिर अगले दिन हम आगे बढ़े। सारा रास्ता सुनसान ही था। बहुत ही कम लोग आते जाते दिख रहे थे, क्योंकि अधिकतर लोग मई जून में ही जाते थे, लेकिन हमें अक्टूबर में ही वक्त मिला था। जैसा कि मैंने बताया कि हम बाइक राइड करते हुए थोड़ी थोड़ी देर कहीं कहीं रुक जाते थे। ऐसे ही हम जब रोहतांग दर्रे से आगे निकल पड़े तो हमने वहां अपनी बहुत सारी फोटो भी खींची। अब हमें गाटा लूप्स की तरफ लगातार बढ़ते रहना था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गाटा लूप्स एक घुमावदार सड़क है जिसमें 21 हेयरपिन मोड़ हैं, जो मनाली लेह मार्ग पर लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जब गाटा लूप्स से गुजरने वाले यात्री 19वें मोड़ पर पहुंचते हैं तो सड़क किनारे एक छोटे से पत्थर के ढांचे के बाहर बिखरे मिनरल वाटर की बोतलों और सिगरेट के कई पैकेटों के खौफनाक दृश्य से बचना मुश्किल होता है। अब ऐसा क्यों है? तो इस मार्ग को पार करने वाले साथ के कुछ यात्रियों ने बताया कि एक युवा व्यक्ति उनके रास्ते में पानी और अन्य सामान मांगने के लिए आता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि किसी ट्रक ड्राइवर का खलासी का भूत हो सकता है। स्थानीय ग्रामीणों ने उस व्यक्ति की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया है। भूत के प्रकोप को टालने या रास्ते में किसी भी आपदा को टालने के लिए राहगीर अक्सर मंदिर में मिनरल वाटर और सिगरेट चढ़ाते हैं। जब ये कहानी हमने सुनी तो हम इसे भी मजाक समझ रहे थे। थोड़ा आगे एक छोटे से चाय नाश्ते की टपरी पर रुके और दुकान वाले से आगे का रास्ता पूछने लगे। हालांकि हमारे पास गूगल मैप था, लेकिन फिर भी अपने भारत में आम लोगों से ज्यादा अच्छा रास्ता कौन ही बता पाता है। जब हम चाय की छोटी सी दुकान पर बैठे थे तब हमें एक आदमी ने उस ट्रक खलासी के भूत के बारे में बताया था कि एक बार गाटा लूप्स में एक ट्रक फंस गया था। उस समय तेज बर्फबारी हो रही थी। ऐसे में ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक काफी देर तक वहां फंसे रहे थे। ड्राइवर पास के गांव से मदद लेने गया था, लेकिन जब वापस आया तो उसका हेल्पर आदमी मरा हुआ था। बाद में कई बार आते जाते लोगों को हेल्पर आदमी के भूत का सामना करना पड़ा। वो आते जाते लोगों से पानी और सिगरेट मांगता है। जो दे देता था वो सही सलामत अपनी मंजिल पर चला जाता था, और जो उसे बिना कुछ दिए आगे बढ़ता था, आगे जाकर उसकी मौत होती थी। अब यह कहानी सुनकर हमें मन ही मन काफी हंसी आई, लेकिन सबसे ज्यादा हंसी तो जतिन को आई थी, क्योंकि जतिन पहले भी अपने अन्य दोस्तों के साथ वहां से गुजर चुका था, लेकिन उसने ऐसा कोई भी अनुभव नहीं किया था। जतिन के साथ मैं भी हंस रहा था, लेकिन देव, उसकी आंखों में तो डर साफ नजर आ रहा था। मैं और जतिन इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। देव को अचानक मनाली वाला वो साधु याद आ गया जिसने उसका हाथ कसकर पकड़ा था। वो घबराता हुआ बोला, यार, अब काफी राइड कर ली है, मेरा तो मन भर गया है, यहीं से वापस चलते हैं। जतिन ने हंसते हुए कहा, क्या यार देव, तू तो बच्चों की तरह डर रहा है। देव ने कहा, अरे डर नहीं रहा, मैंने तो सोचा था कि राइडिंग और कैंपिंग में काफी मजा आने वाला है, लेकिन यह तो काफी थकान भरा रहा है। मैंने भी देव से कहा, अब सुना तो हमने रोहतांग दर्रे के बारे में भी काफी कुछ था कि लोग बताते हैं वहां पर भूत से सामना होता है, लेकिन हमें वहां भी किसी भूत का एहसास नहीं हुआ। हमें लगा लोग अपने मनोरंजन के लिए कहानी सुनाते हैं। खैर, हमने चाय की चुस्कियां लेते हुए थोड़ी बहुत बातें की, आगे का रास्ता पूछा और फिर चल दिए। ये लगभग शाम का समय था। हम अब गाटा लूप से ही गुजर रहे थे। ये राइड काफी मजेदार थी। अचानक एक मोड़ पर हमें एक काला कंबल ओढ़े एक आदमी दिखता है। हम तीनों की ही नजर उस आदमी पर पड़ती है। हम तीनों एक साथ अपनी बाइक रोकते हैं। मैंने जतिन से कहा, यार देख, कहीं ये वही आदमी तो नहीं है। जतिन ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसे ही कोई आदमी होगा। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ हमें कोई भी नहीं मिला था। यही आसपास का कोई आदमी होगा, लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए और उस डर को बनाए रखने के लिए ये हरकतें करता होगा। चल, हम लोग आगे चलते हैं। देव ने कहा, यार, पानी की एक बोतल दे देते हैं ना, उसमें क्या बिगड़ जाएगा। जतिन ने कहा, देख भाई, हमें नहीं पता,
हम रात तक लेह पहुंच पाएंगे या नहीं। हो सकता है हमें बीच में ही कहीं कैंपिंग करनी पड़ जाए और यहाँ आसपास पानी की दिक्कत हो सकती है। हमारे लिए एक बूंद पानी की भी कीमत है, इसलिए पानी वेस्ट मत कर और चुपचाप आगे चल। देव की बात किसी ने नहीं मानी। मैं और जतिन बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ गए। हमें देखकर देव भी हमारे पीछे आ गया। देव बार बार पीछे मुड़कर उस आदमी को देख रहा था। हम लोग कुछ 15 मिनट ही चले होंगे कि बर्फ पड़नी शुरू हो गई। वहां का मौसम तो पहले से ही ठंडा था, लेकिन बर्फ के पड़ने पर ठंड लगातार बढ़ने लगी। उसी समय अचानक जतिन की बाइक खराब हो गई। जब वह रुका तो उसे देखकर मैं और देव भी रुक गए। हम लोग उसकी बाइक ठीक करने में लगे रहे। हमें कम से कम 2 घंटे बाइक को ठीक करते हो गए और इस बीच हमें कोई दूसरा यात्री या फिर बाइक राइडर नजर नहीं आया। मैंने जतिन से कहा, यार जतिन, मुझे यहाँ कहीं कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आ रहा है, क्या हम सही रास्ते पर हैं? जतिन ने कहा, हाँ, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। शायद अब तक हम काफी आगे पहुंच चुके होते अगर मेरी बाइक ने धोखा नहीं दिया होता तो। लेकिन चलो, अब बाइक ठीक हो गई है, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ दूर चले थे कि जतिन की बाइक दोबारा खराब हो गई। हम लोग एक बार फिर रुक गए। देव बोला, मैंने तुम लोगों से कहा था कि उस आदमी को पानी की एक बोतल दे दो। मुझे तो लगता है कि बोतल न देने की वजह से ही जतिन की बाइक बार बार रुक रही है। देव की इस बात में और जतिन जोर जोर से हंसने लगे। देव का चेहरा देखने लायक था। जतिन ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तू पढ़ा लिखा है और शहर में रहता है। देव थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ, लेकिन हम उस पर हंसे ही जा रहे थे। धीरे धीरे बर्फबारी तेज होने लगी। अब जतिन को ये बर्फबारी सामान्य नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर भी थोड़ी चिंता थी। जतिन बार बार अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जतिन परेशान होने लगा था। यार, क्या हो गया है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मैं और देव भी चिंता के साथ जतिन को देख रहे थे, क्योंकि वही हमारा लीडर था और वो खुद मुसीबत में था। उसके माथे की चिंता की लकीरों को देखकर मुझे भी घबराहट महसूस हुई। शाम ढलने लगी थी। मैंने जतिन से कहा, जतिन यार, ये बाइक छोड़, तू मेरी बाइक पर बैठ, आगे कोई दिखेगा तो उससे मदद मांग लेंगे। जतिन इस तरह अपनी बाइक को सड़क पर नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उस समय के हालात ही ऐसे थे कि हमें उसकी बाइक को वहीं छोड़ना पड़ा। जतिन मेरी बाइक पर बैठ गया और हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। हमने यूं ही कोई 2 या 3 लूप्स पार किए होंगे कि बर्फबारी तेजी से होने लगी। जमीन पर बर्फ जमने लगी। ऐसे में बाइक चलाना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ देर जतिन ने मेरी बाइक चलाई, लेकिन उसके लिए भी यह मुश्किल भरा काम था। आखिरकार जतिन ने कहा, यार, इस समय ऐसी बर्फ तो नहीं पड़ती है, पता नहीं अचानक से मौसम में ऐसा बदलाव क्यों हुआ। जतिन कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मन ही मन वो भी डर रहा था। मुझे भी यह बहुत अजीब लग रहा था कि इस रास्ते पर हम तीनों के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वैसे तो वह कोई ट्रैफिक वाला रास्ता नहीं कि जो बहुत सारे लोग निकालते बढ़ते रहे, लेकिन फिर भी वह जगह कुछ रहस्यमयी लग रही थी। मेरे मन में भी थोड़ा बहुत उस कंबल वाले आदमी को लेकर संदेह होने लगा था, लेकिन ऐसे समय में मैं इस तरह की डरावनी बातें नहीं कर सकता था। हमें हिम्मत से काम लेना था। जतिन ने कहा, यार विकास, कुछ ही देर में रात हो जाएगी और अभी लेह तक पहुंचने में काफी वक्त बाकी है। कुछ नहीं पता आगे जाकर मौसम और कितना खराब मिले। एक काम करते हैं, यहीं पर अपना कैंप डाल लेते हैं, फिलहाल रात यहीं रुक जाते हैं। मैंने कहा, लेकिन इतनी बर्फ में क्या हम टेंट में सुरक्षित रहेंगे? तभी देव भी बोला, हाँ जतिन, उस दिन तुमने बारिश में कैंप लगाने के लिए मना कर दिया था कि खाना कैसे बनाएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? कहीं बर्फबारी हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? जतिन ने हिम्मत बांधते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम ही बताओ, बाइक चलाना काफी मुश्किल लग रहा है और ये मोड़ काफी खतरनाक भी है। मुझे तो यही सही लगता है कि सही जगह देखकर वही कैंप डाल लेते हैं। अगर आधी रात को भी थोड़ा बहुत मौसम ठीक लगा तो चल देंगे, फिलहाल जान का रिस्क नहीं ले सकते।
अब क्योंकि जतिन ऑलरेडी एक बाइक राइडर था, इसलिए हमने उसकी बात को मानना सही समझा और सड़क से थोड़ा किनारे जाकर अपना कैंप लगाने लगे। बर्फ के चलते हमें ठंड भी काफी लग रही थी। उसमें हाथ पैर चलाना बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन हम लोग परिस्थितियों से हार नहीं सकते थे। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से बदलते मौसम का सामना करना पड़ेगा। हम 2 ही कैंप लगा पाए क्योंकि तीसरे कैंप लगाने की ताकत नहीं थी। देव और मैं एक कैंप में रुकने वाले थे और जतिन अकेला अपने कैंप में रुकने वाला था। हमारे पास मैगी और चाय का सामान तो था ही, इसलिए हमने कैंप के अंदर है मैगी और चाय बनाई। रात के 8 बज चुके थे। जतिन अपने कैंप में जा चुका था। तभी हमें एक आवाज आई, कोई हमारी मदद करो। ये आवाज सुनकर मैंने और देव ने एक दूसरे को देखा और तुरंत बाहर निकलकर देखा कि कहीं जतिन किसी परेशानी में तो नहीं है। लेकिन जतिन तो अपने कैंप में आराम से लेटा था। हमने जतिन को आवाज लगाकर बाहर बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तो उसने कहा, नहीं तो मैं तो सोने ही वाला था और तुम लोग भी टेंशन मत लो, जाकर कैंप में आराम करो, वैसे भी हम काफी थक चुके हैं। हमने अपना सिर हिलाया और वापस अपने कैंप में चले गए। तभी देव मुझसे बोला, यार विकास, सच बता, तुझे डर नहीं लगा रहा? मैंने देव से कहा, किस बात का डर? अब एडवेंचर पर निकले हैं तो ऐसा माहौल बनना तो सामान्य ही है और यह हमारे लिए एक याद ही है। हम घर जाकर अपनी बहादुरी के किस्से लोगों को बताएंगे। देव शांत हो गया। वह काफी ज्यादा डरा हुआ था। ठंड काफी थी, ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। मेरी आंख लग चुकी थी। तभी मुझे देव ने झंझोड़ कर उठाया, विकास उठ, विकास बाहर ट्रक है, उठ विकास। मैं उठकर बैठ गया। क्या हुआ देव, तू सोया नहीं अभी तक? देव बोला, अरे बाहर चल, बाहर कोई गाड़ी है, देख बार बार हॉर्न बज रहा है। हो सकता है वह हमारी बाइक को देखकर रुक गए हो। इस खराब मौसम में कोई हमारी मदद करना चाहता हो। चल जतिन को उठाते हैं। मैंने मोबाइल में समय देखा तो रात के 2 रहे थे। मैंने देव से कहा, लेकिन मुझे तो कोई हॉर्न की आवाज नहीं आई। देव बोला, तुझे कैसे आती, तू तो नींद में था। लेकिन तभी मुझे हॉर्न की आवाज आई। मैंने आश्चर्य के साथ देव की तरफ देखा। वह मुस्कुराया और बोला, चल जतिन को उठाते हैं, अपनी बाइक यहीं छोड़कर मदद मांगते हैं। जब हम कैंप से बाहर निकले तो मेन सड़क पर सच में एक ट्रक खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह हमारा ही इंतजार कर रहा है। ट्रक के आगे की 2 लाइट बार बार जल बुझ रही थी, जैसे वह हमें बुला रही हो। हमने जल्दी से जतिन को उठाया। जतिन भी आधी कच्ची पक्की नींद में था। मैंने जतिन को ट्रक के बारे में बताया तो जतिन हमें हैरानी से देखने लगा और बोला, क्या ट्रक, वो भी इतनी रात को? लेकिन जहां तक मुझे पता है कि इतनी बर्फ में कौन आएगा? देव ने कहा, अरे यार, तुझे कुछ नहीं पता। जैसे हम बर्फबारी में आए हैं वैसे ही ये ट्रक भी आया है। अब टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं, फिर सामान ले लेंगे। आनन फानन में मैं, जतिन और देव उस ट्रक तक पहुंचते हैं और ट्रक का दरवाजा खटखटाते हैं। ट्रक के दरवाजे की खिड़की से एक मध्यम उम्र का आदमी बाहर की तरफ झांकता है। हम उसे कहते हैं, हमारी मदद करो। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराता है और ट्रक का गेट खोल देता है। वह आदमी हमें कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन ऐसे समय में वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा साबित हो सकता था। इसलिए हमने उसे अपनी सारी कंडीशन बता दी कि किस तरह से हम यहाँ पर पहुंचे और हमारे लिए बाइक चलाना काफी मुश्किल भी हो रहा है। वह आदमी हमसे बोला, चिंता मत करो, तुम मेरे ट्रक में बैठ जाओ, मैं तुम्हें शहर तक पहुंचा दूंगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, हमें हमारा सामान पैक करने दो और हम अभी आते हैं। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और हम तीनों जल्दी से अपने कैंप की तरफ गए। हमें कैंप को समेटने में भी काफी वक्त लग गया था। देव बार बार कहे जा रहा था कि जल्दी करो यार, कोई हमारे लिए इतना इंतजार नहीं करेगा। हम बार बार उस ट्रक की तरफ देखते और अपना सामान पैक करते। हमने उल्टा सीधा जैसा भी हमारे हाथ लगा सामान पैक किया और ट्रक की तरफ आ गए। अब हम काफी रिलैक्स हो चुके थे। उसके ट्रक में काफी सारा सामान लोड हुआ था
और हम सभी के सभी आगे की तरफ चिपक चिपक कर बैठ गए। कैंपिंग का सारा सामान हमने ट्रक के पीछे रख दिया था। वह आदमी चुपचाप अपना ट्रक चला रहा था। हमारे मन में बहुत सारे सवाल थे और अब जाकर हम इस राइडिंग से ऊब गए थे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही एडवेंचर भरा हो गया था। हमें अपने घर की भी टेंशन हो रही थी। ठीक से नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे कि घर पर बात कर सके, और अगर ऐसे